हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आए दिन एग्ज़ाम में ऐसे अटपटे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसे टॉपिक के माध्यम से कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व कराने के लिए हम आप लोगों के लिए 5000 प्लस क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 के माध्यम से 50 और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपने दोस्तों से भी शेयर करें। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है, देसी रियासत को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा, जो कि सही है, ये दिया हुआ था सहायक संधि में। दूसरा है, देसी रियासत की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये गलत है। इसमें कहा गया था देसी रियासत की आंतरिक शासन की जो आंतरिक शासन है वो देसी रियासत के ही अधीन होगी, ना कि कंपनी के अधीन। एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा और उस रेजिमेंट का खर्च रियासत को ही उठानी होगी। इसकी विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी देसी रियासत की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये था सहायक संधि में। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो भारत मिहिर के ऊपर की गई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्यवाही। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जो अंग्रेजी माध्यम में प्रकाशित होने वाली पत्र थी उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, वह इस वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से फ्री था। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बाल हत्या प्रथा बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों, रेशमी रुमाल षड्यंत्र एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन में पत्र रुमाल में लिखकर भेजे गए थे, जिसकी वजह से इसका नाम रेशमी रुमाल षड्यंत्र रखा गया। यह मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मरुस्थल में दैनिक तापांतर पाया जाता है। दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने की वजह से इसका दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 3 जनवरी को उपसौर्य की घटना होती है। तो उपसौर्य की घटना जिसमें पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है उसे उपसौर्य कहते हैं, और जिसमें पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है उसे अपसौर्य कहते हैं। तो उपसौर्य 3 जनवरी को मनाया जाता है और अपसौर्य 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप की तरंग एल तरंगे होती है। 3 प्रकार की तरंग होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, जिसमें एल तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भारत और चीन, इसके बीच मैकमोहन लाइन है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। भारत और पाकिस्तान, इसके बीच रेड क्लिफ लाइन है, ये भी सही नहीं है। तीसरा है फ्रांस और जर्मनी, जिसके बीच मैगिनॉट रेखा है, तो ये सही हो जाएगा। चौथा है फ्रांस और बेल्जियम, इसके बीच फ्रैंको बेल्जियम सीमा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित है, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडीज पर्वत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, जिसे मैंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 ईस्वी को की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। पहला कथन है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो सांसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला कथन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, ये कथन भी सही है। तीसरा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का वेतन भत्ता भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला कथन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, जो कि गलत दिया हुआ है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। अगला कथन है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होती है, ये सही कथन दिया हुआ है। तीसरा कथन है, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है, क्योंकि इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। इसमें गलत कौन कौन सा पूछ रहा था, कौन सा गलत है, तो 1 और 3 गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? देख लेते हैं। पहला है वैधानिक तरलता अनुपात, जो कि सही है। दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात, ये भी सही है। तीसरा है खुला बाजार की प्रक्रिया, ये गलत है। इसमें पूछ रहा है इसके कौन कौन से उपकरण हैं मौद्रिक नीति के, तो 1 और 2 इसके उपकरण हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो एनके सिंह समिति जो है वह एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता अध्यक्ष का संबंध था। दोस्तों, सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर से था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि कर विभाग। अगला प्रश्न है,
कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है, जिसके लेखक कल्हण थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्वी कौन था? तो उत्वी एक इतिहासकार था। इसके पुस्तक का नाम किताब उल यामिनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक इतिहासकार था उत्वी। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, जो कि बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था। ये भी कथन सत्य है। तीसरा है, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, जो कि गलत है। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें गलत कथन पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चौथा में दिया हुआ है, शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग में लिया गया था। ये भी सही कथन है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुक्तमाल्यद लिखी गई थी? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक बहलोल लोदी ने शासन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि लोदी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ प्रोटीन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेना। अगला प्रश्न है, हेलोफाइटस होता है? दोस्तों, हेलोफाइटस वे पौधे होते हैं जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगाए जाते हैं उसे हेलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाने वाला टेस्ट PCR, CD4 और एलिसा है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है। ये एड्स टेस्ट से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि रीपा टेस्ट रेप या यौन हिंसा की जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? तो AB रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो DPT डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस के लिए दिया जाता है। इसमें पीलिया नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं अल्फा कण के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो द्वितीय गतिकी नियम, न्यूटन के द्वितीय गतिकी नियम से बल के व्यंजन का प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घट जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो पोलिनियम का समस्थानिक सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से वाटर, पानी बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेफीन होता है? ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पहला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्था जो कि गांधीनगर में स्थित है। दूसरा है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, यह पणजी में स्थित है। तीसरा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कि मैसूर में स्थित है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है और हमारे आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप यह बिहार की रहने वाली है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।